वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रवीण कोडू शप्पू। तो कहानी की शुरुआत में गांव में एक शराब के अड्डे को दिखाते हैं जहां पर काफी लोग वही बैठकर दारू पी रहे होते हैं और रात के करीब 11 बजे तक भी ये शराब पी रहे होते हैं। फिर सीन जाता है सुबह अगले दिन पर, जहां हम इस अड्डे के ओनर की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका नाम है बाबूलाल और वो रस्सी से लटका हुआ होता है, जहाँ फांसी के जरिए बाबूलाल की मौत हो गई है और साथ ही बाबूलाल के हाथ में रस्सी होती है। अब पिछली रात को 11 लोग थे दोस्तों जो उस शराब के अड्डे पर थे। उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है जहां पर सभी का इन्वेस्टिगेशन होता है शुरू। वहीं पर हम उस पुलिस स्टेशन के नए एसआई संतोष को भी देखते हैं जिसने 2 दिनों पहले वहां पर अपनी पोस्टिंग ली है। और तभी वहां का हेड इंस्पेक्टर उससे पूछता है, क्या मैंने आपके बारे में जो सुना है वो सच है? तो संतोष भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जी हाँ, मैं 10 दिनों के अंदर ही सभी केसेस सॉल्व कर देता हूँ और इतना समय ज्यादातर केसेस के लिए काफी होता है। अब दोस्तों वहाँ के सभी ऑफिसर्स को संतोष की ये बात याद होती है। कौन सी बात? यही कि 10 दिन में केस सॉल्व हो जाता है और अब सभी संतोष को केस सॉल्व करते हुए देखना चाह रहे होते हैं कि किस तरह ये काम करता है, जिस वजह से बाबूलाल का केस संतोष को ही दिया जाता है। आगे संतोष केस की इन्वेस्टिगेशन में शराब के अड्डे पर भी पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचते ही शराब की बदबू उसे इतना परेशान कर देती है ना कि वो वहीं उल्टी कर देता है। तभी हम इसके पीछे का कारण जान पाते हैं। असल में बचपन में संतोष के पिता एक बहुत बड़े शराबी थे जो रोजाना शराब पीकर संतोष की मां को मारा करते थे। इससे तंग आकर एक दिन उसकी मां ने अपनी जान ले ली। संतोष को ये सारी बातें याद आने लग जाती हैं और फिर वो वापस पुलिस स्टेशन लौट आता है जहां वो सभी 11 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है। शुरुआत होती है सुनील से। संतोष उसे देखते समझ जाता है कि ये तो मिलिट्री का आदमी है और जब वो इस बारे में सुनील से पूछता भी है तो सुनील का जवाब आता है कि मैं पहले मिलिट्री में था पर अभी मैं वहां से रिटायर होकर रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। संतोष फिर सुनील से पिछली रात के बारे में पूछता है। सुनील बताता है कि शराब के अड्डे पर 3 कमरे हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कमरे में शराब पी रहा था और कुछ लोग तीसरे कमरे में पत्ते खेल रहे थे। तभी हमने गौर किया कि अचानक से 2 लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। अब उन दोनों कमरों से भी लोग बाहर आ गए और उन दोनों को रोकने के लिए चले गए, पर तभी हम जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचे हमने देखा कि बाबूलाल की लाश दूसरे कमरे में लटकी हुई है और ये देखकर हम सभी डर गए थे। सुनील इतना ही बताता है। इसके बाद संतोष उन 11 लोगों में से एक और आदमी को बुलाता है, जहां अपने ऑफिसर से संतोष को पता चलता है कि ये आदमी तो एक चोर है। फिर उस चोर से सवाल पूछने पर वो चोर भी वैसी बातें बताता है। इसके बाद वो वहीं से आगे बताना शुरू करता है जहां पर सुनील ने खत्म किया था। वो कहता है कि बाबूलाल की लाश देखते ही हम डर गए थे और हमने उसको नीचे उतारा और उसे होश में लाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो मर चुका था। जिसके बाद ही सुनील ने पुलिस को कॉल किया था और तब सुनील ने जैसे बाबूलाल को देखा ना, उसने ये खुद कह दिया था कि ये कोई सुसाइड नहीं मर्डर है। और ऐसा सुनील ने इसीलिए कहा था क्योंकि शराबी अड्डे में आने के लिए सिर्फ 2 रास्ते थे, जिसमें से एक दरवाजा बंद था और दूसरे दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ था, जिस वजह से कोई अंदर आ ही नहीं सकता और जाहिर सी बात है कि कोई बाहर जा नहीं सकता। इसीलिए ये मर्डर हम में से किसी 11 लोगों ने किया है, ऐसा सुनील ने कहा था पहले। अब वो चोर संतोष को ये सारी बातें बताता है, जिसके बाद संतोष कुछ और लोगों को भी बुलाता है और उनसे संतोष को एक बहुत ही अलग बात पता चलती है जिस बारे में हमें बाद में पता चलेगा। उसी शाम को संतोष वापस शराब के अड्डे पर आ जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसे ये पता चलता है कि पिछली रात बारिश हो रही थी, जिस वजह से अगर कोई बाहर से आदमी आया भी होगा तब उसके पैरों के निशान जो कि कीचड़ में लिपटे होंगे वो जरूर हर जगह फैले होंगे फर्श पर। और यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। साथ ही ये मर्डर किसी पैसों के लिए भी नहीं किया गया है क्योंकि अड्डे से पैसे चोरी हुए ही नहीं। और फिर संतोष इसीलिए इतना श्योर होता है कि ये मर्डर ही है क्योंकि बाबूलाल ने अगर आत्महत्या की होती तब उसके चेहर पर उसके पैर के निशान जरूर होते, उसके हाथों पर रस्सी के निशान होते और काला रंग भी होता क्योंकि जिस रस्सी से बाबूलाल लटका हुआ था उस पर हल्का काला रंग भी लगा हुआ था, पर ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए संतोष पूरी तरह से श्योर होता है कि यह पक्का कोई मर्डर है। इसके साथ ही संतोष को बाबूलाल की डायरी से 4 पेजेस गायब नजर आते हैं, जिसका मतलब है कि 4 पेजेस पर कुछ तो ऐसी बातें लिखी थी जो कि मर्डर नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। यहाँ संतोष को मर्डर के बारे में एक और बात भी पता चलती है कि मर्डर लेफ्ट हैंडेड है क्योंकि रस्सी के निशान बाबूलाल के गले के दाईं यानी कि राइट साइड निशान आए हैं, जो कि लेफ्ट साइड से रस्सी खींचने की वजह से हुआ होगा। संतोष ये सब इन्वेस्टिगेट कर ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से शराब की बदबू से उल्टी आ जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन को ही रोक देता है। अगली सुबह संतोष मरिंडा नाम की एक औरत को बुलाता है जो कि कनन नाम के एक आदमी की वाइफ होती है। कंफ्यूजिंग, कौन कनन कौन मरिंडा? रुकिए जरा। तो कनन बाबूलाल का ही एक तरह से मैनेजर होता है जो कि शराब के अड्डे को संभालता है और वो थोड़ा डिसेबल भी है। उस रात कनन अड्डे को बंद करने से पहले सभी को वहां से बाहर निकाल रहा होता है, जिसमें 11 कस्टमर्स जिद पर बैठे होते हैं वैसे कि वो बाहर नहीं जाएंगे और वही 11 कस्टमर्स अभी शक के घेरे में हैं। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि संतोष को एक बहुत ही अलग बात पता चली है, तो वो ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब संतोष उस चोर को घर भेजता है ना और कुछ और लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है, तब उन लोगों से संतोष को पता चलता है कि काफी लोगों को कनन पर शक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बात हर जगह फैली हुई है कि बाबूलाल और कनन की वाइफ मरिंडा का अफेयर चल रहा है।
अफेयर चल रहा था और काफी हद तक कनन को भी इस बारे में पता था और हो सकता है कि इसी वजह से उसने गुस्से में ये कांड कर दिया हो। यहाँ तक कि कुछ लोग संतोष को बाबूलाल की ऑनलाइन प्रोफाइल भी दिखाते हैं, जहाँ पर मरिंडा ने बाबूलाल की पोस्ट लाइक भी किए होते हैं, जो कि एक तरफ से इशारा है कि दाल में कुछ तो काला है। खैर, इस वक्त मरिंडा को देखकर संतोष भी उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि मरिंडा खूबसूरत तो है ही। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एक दिन मरिंडा जब शराब के अड्डे पर आई थी, तब वो वहाँ आते ही बाबूलाल से बातें करने लगी थी। उस वक्त वहाँ पर कनन भी था, पर उसने उससे पहले बाबूलाल से बातें करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर सभी कनन पर हंसने भी लगे और उससे कहने लगे कि मरिंडा तुम्हारी बीवी है या फिर बाबूलाल की, जिसको सुनकर कनन को ठेस आ गई और फिर उसने घर आकर मरिंडा को बहुत मारा भी। इसके बाद कनन को मरिंडा पे होने लग गया शक और इसी वजह से वो उसे लगभग रोज मारने लगा, जिस वजह से मरिंडा गुस्से में आकर अपनी सहेली कल्याणी के घर जाकर रहने लगी और अभी वो कनन से अलग ही रहती है। ये सब बातें मरिंडा संतोष को बताती है, जिसके बाद संतोष कनन को भी बुलाता है और उससे पूछता है, तो कनन कहता है कि बाबूलाल एक नंबर का ठरकी था और सभी की बीवी पर लाइन मारने की कोशिश किया करता था और फिर उनके साथ धीरे धीरे अफेयर भी करता था। कनन तो यहाँ तक ये भी कहता है कि मरिंडा की दोस्त कल्याणी के साथ भी बाबूलाल के अफेयर थे और कल्याणी का पति इस चीज को नजरअंदाज लिया करता था। हालांकि इन बातों को सुनने के बाद भी संतोष का शक कनन पर ही होता है, क्योंकि एक कनन ही है जिसके पास बाबूलाल को मारने की ठोस वजह है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर उसी मर्डर वाली रात सभी कनन पर ही शक कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबूलाल और मरिंडा की अफेयर वाली बात सभी को पता होती है। हालांकि करंट में दोस्तों, जब संतोष मरिंडा से इस अफेयर के बारे में पूछता है तो वो उसे झूठ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कनन समझ जाता है कि सभी को उस पर शक हो रहा है, इसीलिए वो सभी से कहता है कि मैं मानता हूँ कि जिस रस्सी से बाबूलाल को फांसी लगी है वो रस्सी मैं ही लाया था और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इस अड्डे का सारा सामान मैं खुद ही लाता हूँ। साथ ही अगर तुम सभी को याद है तो तुम लोगों को मैंने शराब दी थी और बाबूलाल को भी मैंने शराब दी थी। तुम्हें याद होगा उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बैठ गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बीच में निकल गया और बाबूलाल को फांसी लगाकर मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सुनकर बाकी लोगों को भी करण की बात सही लगती है, क्योंकि करण सच में उनके साथ ही बैठा हुआ था। अब हम संतोष को देखते हैं, जो करण को घर भेज देता है और मरिंडा से कुछ पूछने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर वो मरिंडा से थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है, जिस दौरान मरिंडा उसे कुछ बातें बताती है कि मर्डर वाली रात मैंने शराब के अड्डे की तरफ एक आदमी को जाते हुए देखा जिसके बाल छोटे थे। ये सुनकर संतोष मरिंडा से और सवाल पूछने लगता है और फिर मरिंडा जवाब देने के बदले संतोष से इनडायरेक्टली पैसे मांगने लगती है, यानी कि पैसे दो और फिर मैं जवाब देती हूँ। ये देख संतोष को बड़ा गुस्सा आता है और मरिंडा से वो कहता है कि मैं खुद पता लगा लूंगा। इसके बाद आता है पुलिस स्टेशन। अब वो फिर से कनन को बुलाता है और इस बार पूछताछ में कनन फिर से एक नई बात बताता है। कहता है कि कुछ समय पहले गांव में जॉय नाम का एक आदमी की डेड बॉडी आई, नदी में मिली थी और जॉय को किसी और ने नहीं, बाबूलाल ने ही मारा था। असल में जॉय और बाबूलाल की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से बाबूलाल ने उसको मरवा दिया और बाबूलाल की बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, जिस वजह से पुलिस ने भी बाबूलाल के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब इस बारे में जानकर संतोष इसको लेकर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करता है, पर जॉय के केस में उसे बाबूलाल का नाम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, जिसके बाद किसी वजह से संतोष का शक सुनील पर जाने लगता है, ये सोचकर कि सुनील एक ट्रेंड मिलिट्री वाला है, तो अगर वो किसी को मारना चाहेगा तो उसे कई तरह के पता होंगे सामने वाले को किस तरह मारा जाए। हालांकि हो सकता है कि ये बात सच भी हो, लेकिन संतोष के पास ये प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं होता, जिस वजह से संतोष का सीनियर उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो बता दो, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे सकते इस केस में। ये सुनकर संतोष और तेजी से केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और फिर से जाता है मरिंडा से मिलने, जहाँ इस बार मरिंडा संतोष को ठीक से बता देती है कि उसने उस रात क्या देखा था। मरिंडा बताती है कि मैंने उस रात 2 आदमियों को शराब के अड्डे के पास देखा था, जिसमें एक काफी लंबा आदमी था। ये जानकारी पाकर संतोष खुश होता है। इसके बाद मरिंडा कहती है, मैंने उस दिन आपसे पैसे इसीलिए मांगे थे ताकि मैं अपने घर के लिए कुछ सामान ले सकूं, क्योंकि अब मुझे कनन से कुछ पैसे नहीं मिलते हैं इसीलिए। पर आपको ऐसा लगा कि मैं पैसे इसीलिए मांग रही हूँ ताकि उसके बदले मैं आपको सच बताऊं, ऐसा नहीं था। ये सुनकर संतोष मरिंडा से गलतफहमी के लिए माफी भी मांगता है और चला जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ हम कनन और सुनील को देखते हैं, जो अचानक से एक जगह पर मिलते हैं और बात करते हुए कनन सुनील को ये भी बताता है कि मैंने बाबूलाल को जॉय की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा था और बाबूलाल ने मुझे उस वक्त देख भी लिया था, पर उसने मुझे धमकाया उसके बाद कि मैं कहीं जाकर ये सच ना बता दूं, इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तब सुनील कनन से कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं अभी सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। और तुम्हें पता है जॉय के सौतेला बेटा अपने बाप के मर्डरर को ढूंढ रहा है, जरूर वो अपने बाप के मर्डरर को मार डालेगा। और फिर सुनील को ये बात याद आती है कि उसे जिस आदमी ने ये बात बताई थी ना कि जॉय का सौतेला बेटा अपने बाप के मर्डरर को ढूंढ रहा है, उस आदमी ने तब ये भी कहा था कि जॉय का बेटा पुलिस में है और शायद उसका नाम संतोष है। ये बातें समझ में आते ही सुनील समझ जाता है कि जॉय का सौतेला बेटा कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर संतोष ही है, जो इस वक्त केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कनन भी सच को जानकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और सुनील और कनन का शक अब संतोष पर जाता है।
कि शायद संतोष ने ही किसी न किसी तरह बाबूलाल को मारा होगा ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इस बारे में खोजबीन करते करते दोनों को शराब के अड्डे के पीछे कुछ सिगरेट्स भी गिरी हुई मिलती हैं, जो कि वही सिगरेट्स हैं जो संतोष पिया करता है। अब क्योंकि अड्डे पर सिर्फ शराबी लोग आते हैं और वो बाहर खड़े होकर क्यों सिगरेट पीएंगे, तो जरूर ये सिगरेट किसी बाहर वाले का है और शायद संतोष का है। अब कनन और सुनील शराब के अड्डे पर जाकर बाबूलाल के मर्डर को रिक्रिएट करने लगते हैं, जिससे इनको ये पता चल सके कि असल में किस तरह बाबूलाल की मौत हुई होगी। इस दौरान दूसरी तरफ संतोष मरिंडा के घर के बाहर होता है और संतोष रात में मरिंडा के घर इसीलिए आया क्योंकि मरिंडा संतोष को कॉल करके कहती है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और शायद वो मुझे मार देगा। यही सुनकर संतोष मरिंडा को बचाने के लिए उसके घर आ जाता है, पर तब वहाँ मरिंडा के अलावा कोई नहीं होता, जिस वजह से संतोष वहीं रुक जाता है। और तब संतोष को अपने एक ऑफिसर का आता है कॉल, जो उसे बताता है कि शराब के अड्डे पर एक और लाश मिली है। जब संतोष वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर सुनील की लाश नजर आती है, जिसे देखकर संतोष एक ही वक्त पर हैरान और कंफ्यूज भी होता है क्योंकि अब तक संतोष को सुनील पर ही शक था, लेकिन अब इसे किसने मार दिया। साथ ही शराब के अड्डे को आग भी उस मर्डर नहीं लगाई है। सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां पर हम सुनील और कनन को मर्डर सीन रिक्रिएट करते हुए देखते हैं, जहां कनन रस्सी को बाहर से अंदर फेंकता है और सुनील से कहता है कि इस मर्डर में 2 जन तो शामिल होंगे, क्योंकि अगर कोई यहाँ अंदर बाबूलाल के गले में रस्सी डाल रहा होगा तो बाहर से पक्का किसी ने उस रस्सी को खींचा होगा। अब ये सुनते ही सुनील को कनन पर हो जाता है शक। वो कनन से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने और मरिंडा ने ही ये मर्डर किया है। तुमने रस्सी को शराब के नशे में बेहोश बाबूलाल के गले में डाला होगा और मरिंडा ने फिर बाहर से रस्सी खींची होगी। साथ ही मरिंडा कल्याणी के घर के करीब भी रह रही है, जो कि शराब के अड्डे से बहुत ही करीब है, और मर्डर करने के बाद मरिंडा फिर से वापस चली गई होगी जिससे किसी को उस पर शक ना हो। ये सुनकर कनन समझ जाता है कि अब सच सामने आ गया है और वो सुनील पर हमला कर देता है, जिस दौरान सुनील को घायल करके वो बता देता है कि ये सब एक तरह से तुम्हारी वजह से हुआ था। सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि कनन को बाबूलाल का सच पता था कि बाबूलाल ने ही जोई को मारा। कनन ये बात सुनील को एक दिन बताने जाता है, पर बताने से पहले ही बाबूलाल को ये बात पता चल जाती है, जिस वजह से वो उसी शाम कनन के घर आकर उस पर और मरिंडा पर हमला कर देता है और दोनों को बहुत मारता भी है। जिससे क्या होता है, मरिंडा के पेट में जो कनन का बच्चा है ना, वो भी मर जाता है। जिसके बाद उस दिन से मरिंडा और कनन बाबूलाल को मारने का प्लान बनाने लग गए थे। कनन का मरिंडा पर शक करना, उसे मारना, जिसके बाद मरिंडा कल्याणी के घर रहने लग गई, ये सब प्लान का हिस्सा था। और अब कनन सुनील को ये सारी बातें बताकर उसे मार डालता है और शराब के अड्डे को जलाकर भी राख कर देता है और आता है सीधा मरिंडा के पास, जहां मरिंडा कनन को भाग जाने के लिए कहती है। पर तब तक वहां संतोष भी आ जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं मर्डरर मरिंडा पर ना हमला कर दे। तब संतोष को लगता है कि घर में मर्डरर है, इसीलिए वो घर की तरफ गोली चला देता है और वो गोली जाकर लगती है मरिंडा को, जिससे वो वहीं पर बेहोश, पर उससे पहले कनन वहां से भाग जाता है। अब दोस्तों, मूवी के एंडिंग सीन में मरिंडा को बेहोश दिखाते हैं और संतोष उससे कहता है कि हमें बाबूलाल और सुनील का मर्डरर कनन मिल चुका है, पर इस काम में जिसने उसका साथ दिया था, मतलब कनन का, वो हमें नहीं मिला है। यही कहते कहते संतोष मरिंडा का हाथ पकड़ने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि संतोष को ये बात पता है कि मरिंडा ही कनन का साथ दे रही थी, पर शायद हो सकता है कि कनन ने सभी जुर्म अपने सर ले लिए हों और मरिंडा को छोड़ देने के लिए कहा हो, और इसीलिए संतोष मान भी गया, क्योंकि संतोष एक तरफ से मरिंडा की तरफ अट्रैक्टेड भी है और उसे पसंद भी करता है। जो भी हो, सच सामने आ चुका है और इसी के साथ ही कहानी हो जाती है खत्म। बाकी दोस्तों, अब आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।